नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार ठीक है। तो आइए आज जानते हैं एक नए क्राइम स्टोरी के बारे में। ये क्राइम स्टोरी है जसिका और मितेश के बारे में। जसिका अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। जसिका की बड़ी बहन का नाम मीनल था। जसिका जब छोटी थी तभी उसकी मॉम का डेथ हो गया था, लेकिन जसिका के पापा जसिका से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी जसिका को माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। जसिका ने 2002 में अपनी फार्मास्यूटिकल स्टडीज के लिए डी मांटफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ पर वो पहली बार मितेश से मिली, जहाँ से उनके बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। मितेश और जसिका काफी कम समय में काफी अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे यहीं से जसिका और मितेश की लव स्टोरी शुरू होती है। दोनों अपने रिश्ते से बहुत खुश थे। जसिका एक खुले दिल की लड़की थी। उसने अपने और मितेश के इस रिश्ते को कभी भी किसी से नहीं छुपाया, यहाँ तक कि जसिका ने अपने और मितेश के इस लव रिलेशनशिप के बारे में अपनी बड़ी बहन मीनल को बताया था। She did tell me that they were in a relationship and that a relationship was developing and that she one day hoped that they would get married. जसिका और मितेश के इस रिश्ते से उन दोनों के परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब जसिका और मितेश ने अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तब उनके परिवार वालों ने उन्हें शादी करने के लिए कहा। जसिका और मितेश अपने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बड़े खुश थे। उनके परिवार वालों ने उन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम तरीके से कर दी। जसिका अपने इस शादी से बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, हम सब यही चाहते हैं कि हमें अपना प्यार मिले, और जसिका के साथ भी यही हो रहा था। शादी के कुछ साल बाद मितेश ने मिडिल्सब्रो में अपना खुद का फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट किया। जसिका और मितेश की शादी को 6 साल हो चुके थे। मितेश और जसिका एक होते हुए भी इनकम्प्लीट थे, क्योंकि उनका खुद का अपना बच्चा नहीं था। और इधर मितेश की फैमिली भी चाहती थी कि जसिका और मितेश बच्चा कर ले, लेकिन मितेश और जसिका में फर्टिलिटी प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया। जसिका का आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जसिका के स्टार्टिंग के 3 अटेम्प्ट तो फेल रहते हैं, पर फाइनली जब जसिका अपना 4th अटेम्प्ट कराती है तो फाइनली 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहता है, जिस वजह से जसिका और मितेश काफी खुश थे। ये खुशखबरी बताने के लिए जसिका अपने परिवार से मिलने जाती है। जब जसिका अपनी बहन और अपने पापा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शादी के तकरीबन 10 साल बाद जाके जसिका माँ बनने वाली थी। लेकिन जसिका के पापा को ये नहीं पता था कि यह वो आखिरी पल है जो वो एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। ठीक उसके अगले दिन जब जसिका अपने बहन और पापा से मिलकर अपने घर लौटती है, 14 मई 2018 की शाम, मितेश अपने और अपनी वाइफ के लिए तकरीबन अपने घर से आधे घंटे दूरी की शॉप पर पिज्जा लेने जाता है। मितेश पिज्जा लेते वक्त अपनी वाइफ जसिका को मैसेज भी करता है कि उसने पिज्जा पिकअप कर लिया है। पिज्जा लेकर मितेश जब अपने घर में इंटर करता है, तो उस वक्त वहां का दृश्य देखकर मितेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मितेश देखता है कि उसकी वाइफ जसिका फर्श पे बेहोश पड़ी है। जसिका के मुंह और हाथ पांव को किसी ने डक टेप से बांध रखा था। जसिका की नाक से काफी ज्यादा खून बह रहा था और उसकी गर्दन पे काफी ज्यादा गहरे चोट के निशान हैं। मितेश का पूरा कमरा बिखरा हुआ था। जसिका की इस हालत को देखकर मितेश ने फौरन 999 पे क्लीवलैंड पुलिस को फोन किया, और मितेश ने घबराते हुए उनसे ये कहा, Emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Can I take your name, please? My name's Nikish. Come on, man. The house is ransacked. And she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. Is there any marks on her at all? Well, I can see marks on her neck. Like, really dark neck. What's your wife called, please? Jessica. थोड़ी ही देर में पुलिस एम्बुलेंस के साथ वहां पर आ जाती है। फौरन डॉक्टर्स जसिका का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, पर अफसोस अपनी लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर जसिका को नहीं बचा पाते। इधर मितेश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। मितेश में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जसिका के परिवार को बता सके कि जसिका अब इस दुनिया में नहीं रही। क्लीवलैंड पुलिस वाले ही जसिका की फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी बेटी जसिका अब इस दुनिया में नहीं रही। जब जसिका के पापा को और उसकी बहन को ये पता चलता है कि जसिका अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाते। And I couldn't believe that I would never see her again.
जब जेसिका की बहन मीनल और उसके पापा जेसिका के घर पहुंचते हैं तो मितेश जेसिका की बहन मीनल के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। जेसिका की बहन मीनल मितेश को दिलासा देते हुए ये कहती है, And I went straight over to him, sat down next to him, and he buried his head into my shoulder and was crying. I consoled him and just hugged him and told him that no matter what, we were there to support him. इधर क्लीवलैंड पुलिस मितेश के पूरे घर का इन्वेस्टिगेशन करती है, पर उसे ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जेसिका के साथ ये सब किसने किया। जब पुलिस जेसिका और मितेश के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो उन्हें वहां से भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर मितेश के घर से जाने के बाद वहां कौन आया था। मिडिल्सब्रो टाउन के लिनॉर्थ सिटी को एक सेफेस्ट सिटी माना जाता है, लेकिन जेसिका के इस मर्डर केस के बाद वहां के सभी लोग डरे हुए थे। इधर जेसिका के पापा काफी ज्यादा दुखी थे, जिन्होंने अपने दिए हुए एक इंटरव्यू में ये बोला, Why would somebody break in and do this? Why? जेसिका के पापा का कहना था कि जेसिका बहुत ही खुश और शांत लड़की थी, उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनकी बेटी जेसिका का इतने क्रूर तरीके से कौन हत्या कर सकता है। जेसिका के पापा का कहना था कि जेसिका बहुत ही खुश और शांत लड़की थी, उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनकी बेटी जेसिका का इतने क्रूर तरीके से कौन हत्या कर सकता है। Why would somebody break in and do this? Why? इधर क्लीवलैंड पुलिस भी जेसिका के इस डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही थी और तभी इस केस में एक नया मोड़ आया। क्लीवलैंड पुलिस की नजर मितेश और जेसिका के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। जब पुलिस उस कैमरे की जांच करती है तो पुलिस को उस कैमरे का हार्ड ड्राइव मिलता ही नहीं, जिससे पुलिस को लगता है कि जिसने भी जेसिका का मर्डर किया है उसी ने ये हार्ड ड्राइव चुरा लिया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। पुलिस दोबारा से मितेश के घर की बारीकी से जांच करती है। पुलिस मितेश के कमरे की बारीकी से जांच करती है तो पुलिस को उस कमरे के लेफ्ट साइड बेड के डोर से एक हार्ड ड्राइव मिलती है। पुलिस जब उस हार्ड ड्राइव को चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि मितेश जब अपने घर से बाहर गया उसके बाद कोई उसके घर पे आया ही नहीं। यहाँ से पुलिस को मितेश पर शक होता है कि जब कोई मितेश के घर से बाहर जाने के बाद घर पर आया ही नहीं तो आखिर जेसिका का मर्डर किसने किया। अब मितेश पुलिस के शक के घेरे में आ गया था और पुलिस ने भी मितेश से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने मितेश से पूछताछ शुरू की तो मितेश इतना घबरा गया कि वो बार बार अपना स्टेटमेंट ही बदल रहा था। कभी मितेश कहता कि वो घर पर आया ही नहीं था और कभी वो कहता कि उसे नहीं पता कि आखिर जेसिका के साथ ये सब किसने किया। इनफैक्ट कई बार मितेश ने कोर्ट में भी अपना बयान बदल दिया। मितेश के इस ढंग से बार बार स्टेटमेंट चेंज करने की वजह से क्लीवलैंड पुलिस भी काफी परेशान हो गई थी, जिस वजह से पुलिस ने एक बार फिर से मितेश के घर की छानबीन की और इस बार पुलिस के हाथ जो सबूत लगे उससे ये प्रूफ हो गया कि मितेश ही जेसिका का कातिल है। जब पुलिस ने एक बार फिर से मितेश के घर की छानबीन की थी तो पुलिस को मितेश के घर से डक्ट टेप मिला, जिसका यूज जेसिका के हाथ पैर और मुंह को बांधने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस को मितेश के घर से 4 खाली सिरिंज भी मिले। उन सिरिंज के जांच में पाया गया कि उसमें इंसुलिन यूज किया गया था। यहाँ तक कि जब पुलिस ने मितेश के फोन को चेक किया तो पुलिस को मितेश के फोन की सर्च हिस्ट्री से हाउ टू स्ट्रेंगल योर वाइफ और इंसुलिन ओवरडोज जैसे टॉपिक मिले, जिसे मितेश ने जेसिका के मर्डर के 2 हफ्ते पहले ही सर्च किया था। इन्हीं सभी सबूतों के आधार पर पुलिस ने मितेश को अरेस्ट कर लिया और उससे बड़ी सख्ती से पूछताछ की। फाइनली तब जाकर मितेश ने एक्सेप्ट किया कि उसी ने जेसिका का मर्डर किया है। मितेश अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करते हुए बताता है कि 14 मई 2018 की शाम जब जेसिका अपने फार्मेसी का काम खत्म करके अपने घर गई तो मितेश पहले से ही घर में मौजूद था। जेसिका के घर में इंटर करते ही मितेश ने उसके ऊपर हमला कर दिया। मितेश ने एक पॉलिथीन बैग से जेसिका का गला घोटा। जब मितेश को ये बात समझ आ गई कि जेसिका मर चुकी है तब मितेश ने ही जेसिका के हाथ पैर और मुंह को डक्ट टेप से बांधा। इनफैक्ट जेसिका को मारने से पहले मितेश ने ही जेसिका को
4 इंसुलिन इंजेक्शन दिए थे, जिस वजह से जेसिका ना तो चिल्ला पाई और ना ही अपने बचाव में किसी भी तरीके की प्रक्रिया कर पाई। अकॉर्डिंग टू मितेश ने बड़े ही आसानी से जेसिका की जान ले ली। जेसिका की जान लेने के बाद मितेश प्लान के अकॉर्डिंग पिज्जा पार्लर जाता है और वहां जाकर बड़े ही शांति से पिज्जा लेता है। पिज्जा लेने के बाद मितेश अपने नाटक का दूसरा पार्ट प्ले करता है। पिज्जा पार्लर में ही मितेश जेसिका के फोन पर मैसेज करता है कि उसने पिज्जा पिकअप कर लिया है और अपने घर वापस लौटने के बाद मितेश वो पूरा नाटक करता है कि जैसे मानो जेसिका का मर्डर किसी और ने किया है। जब जेसिका की फैमिली को ये पता चला कि मितेश ने ही जेसिका की जान ली है तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाए। And they said that it's him. And I could not believe the police that were telling me. अब ये तो पता चल गया था कि मितेश ने ही जेसिका को खून किया है, लेकिन अब बारी थी ये जानने की कि आखिर मितेश ने ऐसा क्यों किया। नॉर्मली ऐसे क्राइम को तब अंजाम दिया जाता है जब हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर हो, लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही अलग थी। यहाँ पर मितेश की लाइफ में कोई दूसरी लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। जब पुलिस ने मितेश के फोन को चेक किया था तो पुलिस को मितेश के फोन से एक ग्राइंडर ऐप मिला था जिसे LGBT कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं। मितेश एक गे था जिसका अफेयर एक अमित पटेल नाम के शख्स के साथ चल रहा था। दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट मितेश और अमित का ये रिलेशनशिप तब से था जब मितेश और जेसिका की शादी भी नहीं हुई थी। मितेश और अमित इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, इतना सीरियस कि किसी भी हाल में वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। मितेश ने जेसिका का मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि वो अमित के साथ रह सके और उसके साथ साथ जेसिका के मरने के बाद जेसिका की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के 2 मिलियन पाउंड्स मिल सके। पुलिस ने जब मितेश और अमित की चैट पढ़ी तो उन्हें पता चला कि मितेश काफी समय से जेसिका के मर्डर को प्लान कर रहा था। मितेश ने जेसिका से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि समाज में उसे एक पुरुष का दर्जा मिल सके। सारे सबूतों और मितेश के एक्सेप्टेंस से यह प्रूफ हुआ कि मितेश ने ही जेसिका का मर्डर किया है। मितेश ने कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया कि ही इज अ मर्डरर। मितेश को कोर्ट ने जेसिका के मर्डर के लिए 30 साल की सजा सुनाई। वहीं अमित पटेल जेसिका की मर्डर का गुनहगार होते हुए भी इस सजा से बच जाता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में था और ये केस इंग्लैंड में चल रहा था। जेसिका की फैमिली ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मितेश ने ही जेसिका का खून किया है। And they said that it's him. And I could not believe the police that were telling me. जितनी हिम्मत करके मितेश ने जेसिका की जान ली, काश उतनी ही हिम्मत करके मितेश समाज के सामने ये एक्सेप्ट करता कि वो एक गे है, तो आज मासूम जेसिका की जान नहीं गई होती। दुनिया में कुछ लोग इतने खुदगर्ज होते हैं कि उन्हें अपनी खुशी के अलावा दूसरों की खुशी दिखाई ही नहीं देती। मितेश जैसे इस खौफनाक केस के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही क्राइम केसेस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।